तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट 5 क्लाउड कंप्यूटिंग की लेक्चर 2। और हमारे यूनिट का नाम है क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट्स। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, उनके बारे में देख रहे हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऑफ जेईई, मतलब कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर 2 के अंदर, अगर आपने अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, है ना। तो अभी तक बस यूनिट 5 का हमने लेक्चर 1 बनाया है। आज हम यूनिट खत्म कर देंगे लेक्चर 2 के अंदर। आज हम देखेंगे ओपन स्टैक क्या होता है और उसके कोर कंपोनेंट्स, अभी तक पिछले साल नहीं पूछा गया है। और फिर हम देखेंगे फेडरेशन इन क्लाउड, ठीक है, कैसे मल्टीपल क्लाउड्स एक साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। वो हमारे 2021-22 और 2023-24 में पूछा गया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ओपन स्टैक। तो ओपन स्टैक होता क्या है? बेसिकली मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट होते हैं, जो हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बिल्ड करने का, उन्हें बनाने का और उन्हें मैनेज करने का कौन काम करता है? ओपन स्टैक, ठीक है। और अब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कोर कंपोनेंट्स वगैरह सब देखेंगे। अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। So it is an open source platform designed to help organizations build and manage public, private और hybrid cloud environment। ठीक है, ये क्या है? एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, हर कोई इसे यूज कर सकता है। और ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं, वो अपने पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड को बना भी सकें और उन्हें मैनेज भी कर सकें, ठीक है। It provide a set of tools for managing compute, storage, networking resources across a क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्या होता है कंपनीज के अंदर ना, ज्यादातर क्या होता है कि इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो कैसे उसे मैनेज करें। तो ओपन स्टैक भाई उसे अच्छा खासा टूल्स, अच्छे खासे टूल्स प्रोवाइड कराता है कि वो उसे अच्छे से कंप्यूटिंग पावर को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को, सबको मैनेज कर पाए, ठीक है। अब आता है वाई ओपन स्टैक। ओपन स्टैक का ही क्यों यूज करना है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो जैसी आपको नीड है, ठीक है। कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। देखो, कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब ये होता है कि जब आपकी मैक्सिमम जो आपके रिलेटेड एरियाज में जो लोग हैं वो उसी चीज का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब प्रोग्रामिंग के अंदर वीएस कोड इन्वायरमेंट जो हमारी आईडीई है उसका सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन और भी आईडीई है लेकिन उनका यूज कम होता है। तो विजुअल स्टूडियो लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ ओपन स्टैक के। तो पहला है हमारा ओपन सोर्स है और फ्री है सबके लिए, ठीक है। अब सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन, मेकिंग इट इजी टू मैनेज वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअलाइजेशन को बहुत कम जो है टूल्स जो सपोर्ट करते हैं, तो ओपन स्टैक उसमें से एक है जो सपोर्ट करता है वर्चुअलाइजेशन को, जिससे कि हमारे जो वीएम थे, जो वर्चुअल मशीन है, उन्हें मैनेज करने में बहुत ईजी हो जाता है। एपीआई ड्रिवन फॉर ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। तो हमारे जो अलग अलग अदर टूल्स हैं उनको आप इसके अंदर एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो। तो ये मतलब काफी इजी हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंडली भी हो जाता है सबके लिए। तो ओपन स्टैक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे की फीचर्स हो गए। देखो, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्यों ओपन स्टैक को यूज करना चाहिए, ओपन स्टैक होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब हम देखेंगे जो हमारा ओपन स्टैक है उसके कोर कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। सो ओपन स्टैक जो आर्किटेक्चर है हमारा, वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है। सो देखो, कोर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन स्टैक, देखो यही मुझे लगता है कि आ सकते हैं इस बार। ओपन स्टैक हैज अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर विथ ईच मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक क्लाउड फंक्शनैलिटी, ठीक है। और मॉड्यूल बोल लो या फिर कंपोनेंट बोल लो, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा नोवा, ठीक है। जो नोवा के आगे मैंने लिखा हुआ है कंप्यूट सर्विस। जो हमारी कंप्यूट सर्विस है वो कौन प्रोवाइड कराता है? नोवा। ओपन स्टैक के अंदर, ठीक है। मतलब एक समझ लो ओपन स्टैक बहुत बड़ा ऐसे चीज है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो उसमें से एक है नोवा। और नोवा एक हमारा सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। मैनेज एंड प्रोविजन वर्चुअल मशीन्स इन द क्लाउड, ठीक है। एक्ट एज अ सेंट्रल कंपोनेंट फॉर स्केलिंग कंप्यूट रिसोर्सेज। एग्जांपल के लिए कहें तो EC2 अगर आपको जैसे लॉन्च करना है, जो हमारा कंप्यूट सिस्टम है उसे अगर आपको लॉन्च करना है, तो आप इसका यूज करते हो नोवा का लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा स्विफ्ट, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट स्टोरेज है या फिर फाइल स्टोरेज है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर फाइल को स्टोर करना है तो आप किसका यूज करते हो? स्विफ्ट का स्टोर यूज करते हो, ठीक है। प्रोवाइड स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जैसे कि आपकी ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, वो सब हमारे क्या होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। Ideal for storing large files like videos, backups, or
एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। जो हमारे जो बड़े बड़े डेटा होते हैं वो किसके अंदर स्टोर होते हैं, स्विफ्ट के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सिंडर, ठीक है। सिंडर जिसका क्या मतलब है, ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। तो मैनेजेस परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम्स, लाइक बहुत अगर आपके बड़े वॉल्यूम्स में डेटा है और एक तरीके का डेटा है और अलग अलग टाइप अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो और अगर आपको डेटा जो है लंबे टाइम तक स्टोर करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, सिंडर का यूज करते हो। यूजफुल फॉर डेटाबेस और वर्चुअल मशीन्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। अगर आप डेटाबेस के लिए या फिर वर्चुअल मशीन्स के लिए अगर आपको स्टोरेज चाहिए जो कि लंबे टाइम तक आपको डेटा स्टोर करना है, तो आप सिंडर का यूज करते हो, ठीक है। ये हो गए हमारे तीन कंपोनेंट। अब आता है हमारा न्यूट्रॉन। इनके थोड़े से नाम ऐसे हैं। अब मेरे को भी यार कमेंट बॉक्स में कोई थोड़ा बुद्धि लगाना है ना अच्छे से, और बताना कि कैसे याद कर रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी यार याद नहीं हो रहा है ये जो नाम है, कुछ मतलब ऐसे हैं कि इजी नाम है, लेकिन हाँ ये है कि एक साथ याद करने में थोड़े मुश्किल है, ठीक है, सात हैं। अब आता है न्यूट्रॉन, ये किसके लिए होता है, एन से है तो नेटवर्किंग के लिए होता है, नेटवर्किंग सर्विस के लिए। हैंडल नेटवर्किंग एज अ सर्विस, यानी कि अगर क्लाउड के अंदर अगर आप एज अ नेटवर्किंग को सर्विस यूज कर रहे हो तो कौन आपका काम आएगा, न्यूट्रॉन काम आएगा। प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज लाइक वर्चुअल नेटवर्क, लोड बैलेंसिंग और फायरवॉल्स, इन सब का कौन आपको प्रोवाइड कराता है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा होता है न्यूट्रॉन। ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ सबनेट राउटर्स एंड आईपी एलोकेशन, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर यही सारी चीजें होती हैं, लाइक आपका जो बड़ा नेटवर्क है उसे छोटे छोटे में डिवाइड करने को होता है सबनेट। अब जो उसे राउटर्स, उसके जो पाथ है उसे कौन प्रोवाइड कराता है, राउटर्स। और आईपी एलोकेशन, हर एक नेटवर्क का अपना एक अलग आईपी होता है, तो डिवाइस का अपना एक आईपी होता है। तो न्यूट्रॉन ये सारी चीजें कौन करता है, सारा न्यूट्रॉन कर रहा होता है, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, चार कंपोनेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, हॉरिजन। होरिजन, ठीक है। होरिजन बेसिकली हमारा एक डैशबोर्ड होता है, जैसे कि यूट्यूब के लिए यूट्यूब स्टूडियो होता है, जहां पर आपको सारी चीजें पता चलती है कि कितने व्यूज आए हैं आपके, कितने आपके पैसे बने हैं, ये सारी चीजें। तो वही आपका होरिजन एक डैशबोर्ड होता है। अब किसके लिए, प्रोवाइडर्स के लिए, जो कि जो सारे सर्विसेज वगैरह होती हैं वो पता लगाते हैं कि कहाँ पर कितना काम चल रहा है, वो सब सारी एनालाइज करने के लिए, ठीक है। वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विथ ओपन स्टैक सर्विसेज, ठीक है। जितनी भी ओपन स्टैक की सर्विसेज हैं उनके साथ अगर इंटरेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हॉरिजन का यूज करते हैं। सिंप्लीफाइज क्लाउड मैनेजमेंट विद ग्राफिकल डैशबोर्ड, ठीक है। मतलब सारी चीजें ग्राफ के फॉर्म में आपको शो करा दी जाती है, जिससे कि आपको डेटा रीड करने में आसानी हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट की स्टोन, ठीक है। ये बेसिकली इसके लिए यूज होता है आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर कोई यूजर आपका एक्सेस कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कौन यूज करता है, कौन कौन यूज आता है, की स्टोन, ठीक है। मैनेज ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, ये कौन कौन सी चीजें मैनेज करता है, मल्टी टेनेंसी, कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है, रोल बेस्ड एक्सेस, किसका क्या रोल है ना, उसके बेस पर एक्सेस और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। लाइक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आता है हमारा ग्लैंस, ठीक है। ग्लैंस हमारा होता है इमेज सर्विस, लाइक आपने पहले लेक्चर में एक स्नैपशॉट वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता है कि वीएम जब भी कोई आप काम कर रहे होते हो, तो जहां पर आप काम रोक कर दूसरे अपने वीएम मतलब मशीन पर मूव करते हो, तो आप क्या करते हो कि स्नैपशॉट ले लेते हो, और जब भी आप वहां पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप उस स्नैपशॉट के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इट इन दिस केस इमेजेस रिफर टू द इमेजेस और वर्चुअल कॉपीज ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब कि जहां पर भी आपने काम रोका है, जहां पर भी आपकी मतलब आप हो वहां पर आप उसका स्नैपशॉट ले लो। ग्लैंस अलोज दिस इमेज टू बी यूज एज अ टेम्पलेट व्हेन डिप्लॉइंग न्यू वीएम इंस्टेंसेस, ठीक है। मतलब कि आप ये तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि एज अ टेम्पलेट, मतलब कि आपने जो स्नैपशॉट लिया है, मतलब कि जो आपने इमेज आपने ली है उसको एज अ स्नैपशॉट यूज कर सकते हैं हम किसी और वीएम के लिए, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड करना, समझ में आ जाएगा। मुझको लगा ऐसा कि मैंने थोड़ा आपके लिए कंफ्यूज कर दिया, बट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो साथ के साथ हमारे कंपोनेंट है उन्हें याद करने की ट्रिक आप बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ओपन स्टैक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड फेडरेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड फेडरेशन। अब जो हमारा ओपन स्टैक के कैसे क्लाउड फेडरेशन के अंदर थोड़ा सा फिट बैठता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओपन स्टैक क्या करता है, अनेबल करता है मल्टी क्लाउड इंटीग्रेशन को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो मल्टीपल क्लाउड्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलोइंग डिफरेंट क्लाउड इन्वायरमेंट टू वर्क टुगेदर विथ मॉड्यूल। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब यही होता है कि दो लोग एक साथ काम कर रहे हो, दो टीम एक साथ काम कर रही हो, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड फेडरेशन के अंदर मल्टीपल क्लाउड्स काम कर रहे होंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओपन स्टैक इस चीज को अनेबल करता है, ठीक है। इट्स मॉड्यूलर डिजाइन इट्स आइडियल फॉर बिल्डिंग federated services where component can be span
मल्टीपल क्लाउड। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट्स में आपका जो पूरा डिजाइन है ओपन स्टैक का, तो हर एक कंपोनेंट में अब ऐसा हो सकता है कि स्टोरेज के लिए आप अमेजोन का यूज कर रहे हो, कंप्यूट पावर के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यूज कर रहे हो, और किसी के लिए किसी और क्लाउड का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ओपन स्टैक इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है, इतना आप समझो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड फेडरेशन, ठीक है। सो 2021-22 में पूछा गया था टॉपिक फेडरेशन इन क्लाउड, ठीक है। सो ये होता क्या है, कुछ नहीं है। क्लाउड कैसे मल्टीपल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है आपस में कैसे मिलते हैं, वो नहीं है। मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि जो आपके मल्टीपल क्लाउड्स हैं उनकी जो सर्विसेज है आप उनको कैसे एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, क्लाउड फेडरेशन रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, कोई भी हो, टू कोलेबरेट, शेयर रिसोर्सेज सीमलेसली, ठीक है, मैंने वहां पर बोल दिया था। बट यहाँ पर क्या है कि मतलब जो प्रोवाइडर्स है उनकी वही जब मिलकर जब सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे जब तो आप सारी सर्विसेज को एक जगह पे यूज कर पाओगे। इट अलाउज organization to combine the best features of various cloud services, optimizing cost, performance and scalability, ठीक है। ऐसा होता है कि मतलब आपको ना ऐसा लगता ऐसा होता ही है जनरली कि हर एक जगह एक जगह पर आपको सारी चीजें बेस्ट नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अलग अलग जगह पे जाते हो और बेस्ट चीजों को ढूंढते हो और फिर यूज करते हो। लेकिन फेडरेशन इन द क्लाउड की हेल्प से, जो फेडरेटेड क्लाउड है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप एक ही जगह पर जो मतलब जो बेस्ट चीजें हैं जहां जहां की भी आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि आप क्या है, आपकी जो क्लाउड सर्विस है उसका एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट यानी कि पैसे भी कम लगेंगे, और स्केलेबल रहेगा वो, ठीक है। सो ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज हो गया, और ये होता क्या है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आता है इसका पर्पस क्या है, टू यूनिफाई डाइवर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनटू अ सीमलेस ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यूनिफाई आ गया मतलब कि वही हो गया कि आप एक जगह पर सारी चीजें लाओगे और उसे यूज करोगे, ठीक है। सो पहले मैंने भी मतलब ये चैनल बनाया था इसी वजह से बनाया था कि मतलब क्या था कि कुछ लोग थे जो कि टॉपिक्स अलग से पढ़ाते थे, कुछ लोग थे जो कि पीवाईक्यू सॉल्व कराते थे, और कुछ लोग थे जो कि अलग कुछ मतलब अच्छा लगता था जिनका। तो मैंने सोचा था कि मैं एक ही मतलब चैनल पर जो चीजें करा पाऊँ, इस वजह से मैंने मतलब ये चैनल जैसे स्टार्ट किया था कि मुझे लगा था कि पीवाईक्यू सॉल्व वगैरह मिल जाए लोगों को तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही होता है कि जब लोगों, और मुझे सपोर्ट भी मिला इसी वजह से। क्या है कि ये जो फेडरेशन इन क्लाउड है इसका मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि अमेजोन जो है वो S3 यानी कि स्टोरेज जो सर्विस है वो अच्छी प्रोवाइड करा रहा है, जो हमारा गूगल है वो हमारा क्या है वर्चुअलाइजेशन को अच्छे से प्रोवाइड करा रहा है, और जो हमारा एज्योर है वो हमारा लाइक कंप्यूट पावर या फिर एनीथिंग किसी और को प्रोवाइड, नेटवर्किंग को अच्छे से प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या है कि उन अगर उन तीनों चीजों का वो एक ही जगह पर यूज करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब कि आप मल्टीपल चीजों को जो भी बेस्ट है एक जगह पर यूज कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब आता है हमारा इसका आर्किटेक्चर, जो फेडरेटेड क्लाउड आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो मेरी गलती है, बट ये अच्छा है बहुत दिखने में, ठीक है। एक यहाँ पर आप हो यूजर हो, ठीक है, बीच में एक आप जिससे मिलते हो वो होता है क्लाउड ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर मतलब क्या होता है, दलाल, बेसिक सी बात है, जो आपके लिए भाई जाएगा और सामान वगैरह ढूंढेगा, है ना। तो ब्रोकर बात करता है सारे एक्सचेंज गूगल क्लाउड एक्सचेंज से, ठीक है। सो क्लाउड एक्सचेंज क्या होता है, ये बीच का पार्ट होता है क्लाउड कोऑर्डिनेटर और क्लाउड ब्रोकर का। तो बेसिक सी एक बात समझो कि क्लाउड जो फेडरेटेड क्लाउड आर्किटेक्चर है उसके अंदर तीन मेन पार्ट हैं। एक है हमारा क्लाउड ब्रोकर, क्लाउड एक्सचेंज एंड क्लाउड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्लाउड ब्रोकर है जो आप लोगों यूजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो क्लाउड एक्सचेंज है वो बेसिकली एक आप समझ सकते हो एक बीच का मीडियम है, जो कि क्लाउड ब्रोकर और क्लाउड कोऑर्डिनेटर से बात करेगा और चीजें आपस में एक्सचेंज कराएगा, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा देख लेना और एक बार दो तीन बार बना के देख लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था 2021-22 में, ठीक है। सो सबसे पहला आता है क्लाउड एक्सचेंज। क्लाउड एक्सचेंज जो कि हमारा बीच का पार्ट है ना, वो क्या करता है, एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द क्लाउड कोऑर्डिनेटर एंड क्लाउड ब्रोकर, ठीक है। अभी हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है। मेंटेन्स द रेपोस्ट्री ऑफ अवेलेबल सर्विसेज, प्राइजेस एंड पॉलिसीज, ठीक है। ये तीन चीजों को मेंटेन करता है एक फाइल के अंदर, जहां पर ये रखता है कि भाई ये सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, इतने इतने पैसे में अवेलेबल है, और इसकी पॉलिसी ये है, ठीक है।
और फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड कस्टमर, ठीक है। जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्लाउड एक्सचेंज प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। एक्ट एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी डीलर टू एंश्योर ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये दोनों तरफ से न्यूट्रल रहता है, दोनों तरफ की सुनता है, दोनों तरफ के लिए अच्छा बेनिफिट सोचता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के लिए भी कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है। अब आता है क्लाउड कोऑर्डिनेटर, मैनेज द क्लाउड इंटरप्राइजेस पार्टिसिपेटिंग इन फेडरेशन, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन यानी कि फेडरेशन के अंदर, यानी कि जो मल्टीपल जो फेडरेशन हुआ है उसके अंदर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैनेज करने का कौन काम करता है, क्लाउड कोऑर्डिनेटर काम करता है, ठीक है। एलोकेट रिसोर्सेज टू यूजर बेस्ड ऑन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। सो वो सारे जो पॉलिसीज को बेस्ड पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कौन अलोकेट करा रहा होता है, कस्टमर को क्लाउड कोऑर्डिनेटर ही अलोकेट करा रहा होता है। मॉनिटर एंड अपडेट द प्राइसिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसीज, यही हमारी जो पॉलिसीज वगैरह है उनको अपडेट करता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लाउड ब्रोकर, ठीक है। क्लाउड ब्रोकर क्या है, रिप्रेजेंट द कस्टमर्स एंड इंटरेक्ट विद द क्लाउड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। जो क्लाउड ब्रोकर होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एज अ कस्टमर, और किसके साथ इंटरेक्ट करता है, क्लाउड कोऑर्डिनेटर्स के साथ, ठीक है। एनालाइज एसएलए एग्रीमेंट्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कस्टमर के लिए क्या बेस्ट चीजें हैं वो एनालाइज करता है, ठीक है। नेगोशिएट एंड फाइनलाइज द बेस्ट सर्विस डील फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। तो ये हमारे जो तीनों होते हैं, मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे से बता दिया, आप देख सकते हो। ये जो बीच में ये फाइल सिस्टम है जो कि सारी चीजें मेंटेन कर रहा है कि मतलब कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितने प्राइसेस में अवेलेबल हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है, वो ये जो क्लाउड एक्सचेंज है वो मेंटेन कर रहा है। अब जो क्लाउड ब्रोकर है वो कस्टमर से बात करके आ रहा है और कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है फेडरेशन के अंदर, ठीक है। और जो क्लाउड कोऑर्डिनेटर है वो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है फेडरेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्लाउड कोऑर्डिनेटर आता है, यहाँ से क्लाउड ब्रोकर आता है, और बीच में सारी चीजें रखी हुई हैं कि आप भाई जाके पढ़ लो और ये जो चीजें हैं उनको मेंटेन करो, और यही ट्रांजेक्शन करता है यहाँ पर और यहाँ से चीजें लेता है, ठीक है, और कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेडरेटेड क्लाउड आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अपना आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है, मॉनिटरिंग अच्छे से प्रोवाइड कराता है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये सब चीजें जो आप अपने आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है और हाँ भाई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर इतने अच्छे से समझाई नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि आप बहुत बड़े हो चुके हो भाई, आपको ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सो ये तो आपको बड़े समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब देखो 2023-24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 लेवल्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। और ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। अगर आप टाइप्स ऑफ फेडरेशन या फिर 4 लेवल ऑफ फेडरेशन देखते हो तो दोनों एक ही चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मतलब कि आपका फेडरेशन किस लेवल का होता है, ठीक है, कितनी सिक्योरिटी कौन से फेडरेशन में होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा परमिसिव फेडरेशन, ठीक है। जो हमारा परमिसिव फेडरेशन होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का फेडरेशन होता है, उसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करी नहीं जाती है, ठीक है। अब बेसिक सेटअप वेयर 2 और मोर क्लाउड प्रोवाइडर्स कनेक्ट विदाउट वेरीफाइंग ईच अदर आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दो दो आपके मतलब दोस्त मिल रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है वो दोस्त हैं ये भी या नहीं है, वो कोई चेक वेक नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब कि आप ये समझ लो, रेडिट है ना, रेडिट पे क्या नहीं पता नहीं चलता कि मतलब कौन क्या है ना, एनोमस की तरह आते हैं, बिहेवियर करते हैं और भाई मैसेज बात बात करते हैं पर पता नहीं चलता कि कौन क्या है, ठीक है। मतलब आप वैसे समझ सकते हो। relies on DNS lookups to locate एंड कनेक्ट विद अदर क्लाउड। डीएनएस मतलब कि डोमेन नेम सर्विस पर ये सारी चीजें चल रही होती हैं, उसी के हिसाब से लोकेट कर देता है वो, जो भी कनेक्ट होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं, डोमेन के हिसाब से, ठीक है। नो सिक्योरिटी मेजर लाइक इंक्रिप्शन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आर इन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर ना कोई भी सिक्योरिटी मेजर नहीं फॉलो किया जाता। हाईली वल्नरेबल क्योंकि मतलब कभी भी ये मतलब कोई भी किसी को धोखा दे सकता है, तो वल्नरेबल तो है ही है, कभी भी कोई मतलब चेक ही नहीं हो रही कोई चीज तो भाई धोखा तो मिल ही सकता है ना। अब आता है हमारा वेरीफाइड फेडरेशन, ठीक है। वेरीफाइड फेडरेशन में क्या होगा कि यह फेडरेशन वेयर क्लाउड प्रोवाइडर वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अदर क्लाउड बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है। मतलब कि आप पता कर रहे हो कि हाँ भाई मेरा ही दोस्त है ना, तो आप पहले वेरीफाई कर रहे हो। यूजर डीएनएस रिकॉर्ड टू वेरीफाई दैट द अदर क्लाउड इज वैलिड और नॉट, आप डीएनएस रिकॉर्ड्स का यूज करते हो, मतलब कि पहले जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं उनका आप यूज करके चेक करते हो कि वो वैलिड है यूजर या नहीं है, ठीक है।
यूजर नहीं, जो आपका क्लाउड है दूसरा वो वैलिड है या नहीं है। स्टिल डज नॉट इनक्रिप्टेड डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, लिविंग इट वल्नरेबल टू डीएनएस अटैक। अब जब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड नहीं रहते, तो इस वजह से थोड़े से वल्नरेबल भी रहते हैं, क्योंकि डीएनएस अगर अटैक हो जाता है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ये अभी भी वल्नरेबल है। अब आता है हमारा इनक्रिप्टेड फेडरेशन। यहाँ पर क्या होगा, डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। A federation that ensure the connection between two providers is secure through encryption, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मिलती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टू इनक्रिप्ट डेटा इन ट्रांजिट, ठीक है। जब भी आप ट्रांसमिशन होता है तो बीच में जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किसकी जरूरत आपको पड़ती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आता है हमारा वाइल द कनेक्शन इज इनक्रिप्टेड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन माइट स्टिल बी वीक। अब डेटा आपका इनक्रिप्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन तब भी वीक रह जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ कमी अभी रह गई है। अब आता है हमारा फोर्थ, जो कि है ट्रस्टेड फेडरेशन। ये सबसे भाई सिक्योर है, और ये फोर्थ है ना, इसके आगे कोई नहीं है। द मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ फेडरेशन एंश्योरिंग बोथ इंक्रिप्शन एंड स्टोर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होता है, आपका जो सारा चीजें हैं वो इनक्रिप्टेड भी रहती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ मतलब इसमें ना कैसा भी पूछ सकता है कि बताओ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा सिक्योर है, तो ये बता के ना ट्रस्टेड वाला फेडरेशन जो है ज्यादा सिक्योर है। रिक्वायर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रिवेंट अनऑथोराइज क्लाउड्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द फेडरेशन, मतलब कि अगर आप इसका यूज करते हो तो आप कहीं भी आपका डेटा वेटा लॉस नहीं होगा, और अच्छे से आपकी काम हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा फ्यूचर ऑफ फेडरेशन, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फ्यूचर ऑफ फेडरेशन की फेडरेशन का फ्यूचर क्या है, ठीक है, कैसे चीजें एनहेंस होंगी। तो क्लाउड फेडरेशन इज इवॉल्विंग रैपिडली टू एड्रेस चैलेंजेस इन अ मल्टी क्लाउड वर्क। सो बेसिकली पहले ये होता था कि सिंगल क्लाउड आके भाई काम वाम करता था, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपने एक क्लाउड पे गए हो, जैसे कि आप गूगल वाले पे गए हो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, और आप वहां पर जाके उसी की चीजें यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर कोई भी मिक्सर वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब मल्टी क्लाउड आया, तो उससे क्या हुआ, चीजें ऐसी बदल गई कि आप मल्टीपल क्लाउड्स का एक जगह यूज कर सकते हो। तो ये देख रहे हो, जो आपका जो क्लाउड फेडरेशन है वो इवॉल्व हो रहा है रैपिडली, ठीक है। अब इवॉल्व होने के साथ साथ जैसे सिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है, और ऑटोमेशन वगैरह भी आएगा, तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब ऐसे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब पहला आता है एआई एंड ऑटोमेशन। यूजिंग एआई टू ऑटोमेट रिसोर्स एलोकेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट इन फेडरेटेड इन्वायरमेंट। आप मतलब फेडरेटेड इन्वायरमेंट में एआई का भी यूज कर सकते हो फ्यूचर में, है ना। और ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो कि रिसोर्स एलोकेशन और सर्विस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, कि जो कि आपकी चीजें मैन्युअल हो रही हैं। अब आता है हमारा सेकंड, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स, यानी कि आप एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बना दो जो कि सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो, सबके लिए एक जैसे हो, जिससे कि चीजें आसान हो सबको समझने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल एपीआई एंड प्रोटोकॉल टू improve कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हो, या कस्टमर भी एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हो, जिससे कि चीजें मतलब अलग अलग ना हो, और कस्टमर को कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, और प्रोवाइडर्स को भी कंफ्यूजिंग ना हो। अब आता है हमारा सिक्योरिटी एनहेंसमेंट। बेसिक सी बात है, जब भी चीजें ज्यादा इवॉल्व होती हैं, बढ़ती हैं, अपडेट होती हैं, तो आपको सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि अगर आप पहले बात करो, बेसिक जब यूट्यूब था या फिर गूगल था, तो वहां पर क्या बेसिकली आपको पासवर्ड याद रखना होता था, और आप लॉगिन वगैरह कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपके जो गूगल के अंदर एडवांसमेंट है, जैसे चीजें बढ़ी, जैसे फीचर्स ऐड हुए, वैसे उसके अंदर सिक्योरिटी भी ऐड हुई, मतलब कि टू वे वेरिफिकेशन आया, पिन पासकोड वगैरह सारी चीजें और बढ़ी, ठीक है। तो सिक्योरिटी तो हमेशा बढ़नी चाहिए। सो सिक्योरिटी में एनहेंसमेंट होगा, इनोवेशन इन इंक्रिप्शन एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट टू सिक्योर फेडरेटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फ्यूचर ऑफ फेडरेशन है खत्म होता है, और इसी के साथ ये वाली जो हमारी यूनिट है पूरी खत्म होती है। इस यूनिट का नाम क्या था, क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट। तो सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको बताए थे सारे कंप्लीट हो गए, और इसके साथ मतलब पूरा सिलेबस के साथ हमारा जो पिछले 3 साल में जितने भी आए हुए पीवाई की उससे वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी यूनिट समझ में आई होगी। अगर आपने यूनिट 5 का लेक्चर 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना, है ना। और अब हम क्या लाएंगे, अब हम चैनल पे लाते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन शॉट और पीवाईक्यूज, है ना। और ये सारे टॉपिक्स देख लो, सारे टॉपिक्स हमने कवर करा लिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की कोई वीडियो में मिलेंगे, या इसकी तो यूनिट खत्म हो गई, तो वन शॉट और पीवाईक्यूज ही लाऊंगा, ठीक है। तो बता देना कोई और सब्जेक्ट हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।